चलो फुल पीजीबीपी रिवीजन कर लेते एक बार, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे पीजीबीपी स्टार्ट किए थे। पीजीबीपी जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग क्या सीखे थे बच्चा लोग, कि यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो दो चीज़ के बारे में। जब हम बात करते हैं पीजीबीपी तो यहाँ पे आप क्या समझने वाले हो, पीजीबीपी में आप कितना चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो, बोलो। दो चीज़ के बारे में। एक आप समझते हो बिजनेस इनकम के बारे में, ठीक है, और आप दूसरे साइड समझते हो बिजनेस एक्सपेंसेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस इनकम का बिजनेस एक्सपेंसेस से, तो हम लोग बात करते हैं कि जब एक बिजनेस इनकम हो रहा है और उसको कमाने के लिए जितना खर्चा हो रहा है, तो बिजनेस इनकम से जब बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। किस हेड में, बोलो, पीजीबीपी के हेड में। जब हम बात किए थे बिजनेस इनकम का, तो आपको मैं बताया था इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, 28। फिर अपने पढ़े थे सेक्शन 41 जो बात करता है डीम्ड इनकम का, ठीक है, जो डीम्ड पीजीबीपी इनकम माना जाएगा। फिर आप पढ़े थे 44AD, 44ADA, फिर आप पढ़े थे 44AE। ये सारा का सारा क्या है, बोलो, प्रिजम्पटिव इनकम। यहाँ पे हम लोगों को इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है। इस पूरे 3 जगह पे हम लोग इनकम को प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये इतना इनकम माना जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर के हिसाब से, ठीक है। तो पीजीबीपी में हम लोग जब ये प्रोसीड किए तो ये समझे थे। और ऑन द अदर साइड जब हम लोग बोलते थे बिजनेस एक्सपेंसेस, तो बिजनेस एक्सपेंसेस का 2 हिस्सा करते थे। एक करते थे एक्सपेंसेस अलाउड और दूसरे साइड लेते थे एक्सपेंसेस डिसअलाउड। जब हम बात करते थे एक्सपेंसेस अलाउड का और जब बात करते थे एक्सपेंसेस डिसअलाउड का, तो जो एक्सपेंसेस अलाउड होता था वो कवर होता था सेक्शन 30 से लेके 37 में, और जब हम बात करते थे एक्सपेंसेस डिसअलाउड का तो वो कवर होता था 40 से लेके 43B में, कि क्या क्या खर्चा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा और क्या क्या खर्चा का डिडक्शन आपको मिलेगा। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट किए थे। देखिए एग्जाम पर्पस के लिए इसको मैं एक बार समझा दिया, ठीक है। अब एग्जाम के लिए आपको इसमें पगलाना नहीं है, डन है क्या, खत्म। डायरेक्ट हम लोग शुरू किए थे किससे, बोलो, डेप्रिसिएशन से, जो डील करता है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 32 में। जब हम आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा रहे थे उसका सेक्शन क्या था, 32। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2 तरह का होता था। 2 तरह का डेप्रिसिएशन होता था। एक होता था नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक होता था नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक होता था एडिशनल डेप्रिसिएशन। यस और नो। आप जानते हो कि चाहे कोई भी डेप्रिसिएशन हो, नॉर्मल हो या एडिशनल हो, डेप्रिसिएशन हमेशा मिलेगा आपको किसमें, ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। समझ आ रहा है। और ब्लॉक आप कैसे बनाओगे, ब्लॉक आप बनाते थे सेम नेचर का एसेट होना चाहिए और सेम रेट का होना चाहिए। जैसे प्लांट, तो प्लांट का ब्लॉक प्लांट के साथ ही बनेगा जिसका रेट क्या है, सेम। फर्नीचर का ब्लॉक फर्नीचर के साथ ही बनेगा जिसका ब्लॉक क्या है, सेम। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेक्शन 32 के हिसाब से पीजीबीपी में जो डेप्रिसिएशन मिल रहा है वो नॉट एज पर पीएल मिलेगा, पीएल के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा एज पर पीजीबीपी। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सबसे पहले आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन मिलेगा किस पे, डेप्रिसिएशन मिलेगा किस पे, डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको प्लांट एंड मशीनरी पे। किस पे मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे। दूसरा आपको मिलेगा फर्नीचर पे, और थर्ड आपको मिलेगा किस पे, बोलिए, बिल्डिंग्स पे। एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है। और लास्ट आपको मिलेगा किस पे, इंटेंजिबल एसेट्स पे। याद रखिएगा जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है कितना परसेंट, 15%। फर्नीचर का 10%, बिल्डिंग का 10%, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो, और इंटेंजिबल का कितना, 25%। देखिए अगर प्लांट एंड मशीनरी का बहुत सारा कैटेगरी, जैसे कंप्यूटर एंड अप्लायंसेस का अलग है, एयरक्राफ्ट का अलग है, बुक्स का अलग है, सबका अलग है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो कितना परसेंट, 15%। और फर्नीचर का 10% और बिल्डिंग का कितना, 10%। और अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स है तो कितना परसेंट, 25%। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 20%। हम कब बोले गलत बोल रही हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, बोलो, 20%। याद रखिएगा जब आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको ब्लॉक्स में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एसेट का पुट टू यूज क्या होता है,
एसेट का पुट टू यूज क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जिस प्रीवियस ईयर में आप खरीद रहे, मान लीजिए 22-23 के प्रीवियस ईयर में मैंने एक एसेट खरीदा, तो वो उस ब्लॉक में जुड़ेगा जरूर, लेकिन उस एसेट का डेप्रिसिएशन कितना में मिलेगा डिपेंड करता है कि वो कितना दिन यूज हुआ है। मान लो मेरे पास एक मशीन था A+B+C कितना का, 70 लाख रुपए का, और मैंने एक मशीन खरीदा D, तो ये ब्लॉक में तो ऐड होगा। इसको मैंने कितना में खरीदा, 10 लाख में, लेकिन मैं इसको यूज कर रहा हूं 8 नवंबर से। कब से बोलो, 8 नवंबर से। तो टोटल कितना आया, 80 लाख रुपए आया। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन 70 लाख पे आप 15% देंगे और 10 लाख पे आप 7.5% देंगे, क्योंकि हम लोग यही पढ़े कि अगर कोई एसेट्स जिसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है उस प्रीवियस ईयर में, तो उसका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो आधा हो जाएगा। कौन सा डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब पुट टू यूज पता कैसे करेंगे, 4 अक्टूबर या उसके बाद यूज होने वाला कोई भी एसेट, 4 अक्टूबर या उसके बाद में यूज होने वाला कोई भी एसेट को हमेशा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज माना जाता है। एम आई क्लियर विद दिस। तो बच्चा यहाँ पे वही लिखा था कि डेप्रिसिएशन आपको जो है, डेप्रिसिएशन जो आपको है इसका रेट दिया हुआ है। बिल्डिंग का कुछ नहीं बोला तो 10%, प्लांट एंड मशीनरी का कुछ नहीं बोला तो 15%, और फर्नीचर का भी कितना 15%, सॉरी 10%, और इंटेंजिबल का 25%। अब कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने का ये है कि डेप्रिसिएशन एक मैंडेटरी डिडक्शन है, आपको लेना ही लेना है, आपको डेप्रिसिएशन लेना ही लेना है। याद रखिएगा, अगर कोई एसेट पुट टू यूज बिजनेस में हो रहा है फॉर लेस देन 180 डेज, फॉर लेस देन 180 डेज, तो जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, अलाउेबल हो जाएगा। फिर हम लोग बात किए थे किसका, बोलो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का। याद रखिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन एडिशनल है, यानी कि नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा और एडिशनल भी मिलेगा, लेकिन इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 20% है। याद रखिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, जिसपे शिप और एयरक्राफ्ट कवर नहीं होता। और आप एक मैन्युफैक्चरिंग या पावर ट्रांसमिशन का धंधा करते तो आपको कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, 20% मिलेगा। अगर कोई ऐसा मशीनरी है जिसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो इसका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आधा हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल और इसमें क्या फर्क है, एडिशनल वाले डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एडिशनल वाला डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कब नहीं मिलेगा, अगर आप एक ऐसा प्लांट एंड मशीनरी ले रहे जिसको आप ऑफिस में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, ऑफिस प्रीमाइसेस में डाल रहे हो या सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, यानी कहीं और यूज हुआ है, चाहे विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, या फिर ऑफिस रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अप्लायंसेस है, समझ आ रहा है, तो हम लोगों को जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी मशीनरी का 100% डिडक्शन किसी और जगह पे ले लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? कोई दिक्कत है तो बताओ। डन है क्या अच्छी तरह से? फिर अपने स्पेशल प्रोविजन पढ़े थे कि मान लीजिए दो जन के बीच में अमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तो डिडक्शन किसको मिलेगा? बोलने का मतलब है, एक कंपनी था ए लिमिटेड और एक कंपनी था बी लिमिटेड, अब ये लोग दोनों मिल के बन जा रहा है ए बी लिमिटेड, तो ये क्या हो जा रहा है, मर्जर हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि इन लोग का डिडक्शन डेप्रिसिएशन का किसको देंगे और कैसे देंगे, डेप्रिसिएशन किसको देंगे और कैसे देंगे? तो लॉ बोलता है एकदम सिंपल सा बात, तुम डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड। आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आप उसको रेशियो में बांट दो, जितना नंबर ऑफ डेज एसेट जिसके पास था। ए के पास 360 दिन में 30 दिन था, तो डेप्रिसिएशन का इक्विवेलेंट टू 30 डेज का डिडक्शन ए को मिल जाएगा, और बी के पास 20 दिन था तो बी का 20 दिन मिल जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस अच्छी तरह से? फिर अपने पढ़े थे कैपिटल गेन फॉर डेप्रिशिएबल एसेट सेक्शन 50, जहाँ पे हम लोग ये सीखते थे कि कैपिटल गेन क्या होगा डेप्रिशिएबल एसेट्स का। याद रखिएगा, केस 2 केस 1 था, केस 2 में याद रखिएगा, अगर ऑल द एसेट इन ब्लॉक आर सोल्ड,
अगर पूरा का पूरा एसेट जो ब्लॉक में वो पूरा का पूरा सोल्ड हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा आइदर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर ब्लॉक में कुछ नहीं बच रहा है तो ऑब्वियस सा बात है देयर विल बी आइदर गेन और लॉस, either there will be a gain or loss. am I clear with this? अगर ब्लॉक में कुछ नहीं बच रहा है, अच्छा ब्लॉक में बच रहा है, अगर ब्लॉक में कुछ बच रहा है लेकिन ब्लॉक का जो वैल्यू कुछ इस प्रकार है, प्लीज ध्यान से समझिए, a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू है 30 लाख और मैं पूरा a प्लस बी प्लस सी को बेच दे रहा हूं 50 लाख। ब्लॉक बच रहा है कि नहीं बच रहा है? नहीं बच रहा है, ये सोल्ड हो जा रहा है। तो कितना बच रहा, मतलब कितना आ रहा है? 20 लाख, मतलब माइनस, मतलब 20 लाख जो है वो क्या है, एक तरह से कैपिटल गेन है। कौन सा कैपिटल गेन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, a प्लस बी प्लस सी कितना का है? 50 लाख का। a प्लस बी बिक रहा है कितना में? 60 लाख का। ये अट्रैक्ट करता है केस नंबर 1। ये अट्रैक्ट क्या करता है बोलो? केस नंबर 1। एम आई क्लियर विद दिस? ये अट्रैक्ट करता है केस नंबर 1। अब प्लीज ध्यान से समझिए केस नंबर 1 क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से समझिए केस नंबर 1 क्या बोलता है। a प्लस बी प्लस सी बोलता है 50 लाख और a प्लस बी बोलता है कितना बोलो? 60 लाख। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? तो लॉजिक समझ लीजिए क्या होता है, जो a प्लस बी प्लस सी है वो कितना का बोलो? 50 लाख का है। एम आई क्लियर विद दिस? 50 लाख का है। a प्लस बी प्लस सी कितना है बोलो? 60 लाख का है। ठीक है, अब ब्लॉक पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड हो रहा है, पूरा ब्लॉक तो सोल्ड नहीं हो रहा है। तो a प्लस बी 50 लाख, a प्लस बी प्लस सी कितना? 50 लाख। बी कितना रहा है? 60 लाख। यानी कि अभी भी ब्लॉक में एक एसेट है जो क्या है? सी, लेकिन 2 ही ब्लॉक से ज्यादा में बिक जा रहा है। प्लीज ध्यान से समझो, a प्लस बी प्लस सी कितना का है? 50 लाख का। सोल्ड क्या हो रहा है? a प्लस बी कितना का? 60 लाख का। सी अभी भी बचा है, फिर भी ब्लॉक से ज्यादा में बिक्री हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 लाख का कैपिटल गेन। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहां लिखा अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड हो रहा है और पार्ट ऑफ द ब्लॉक इतना में सोल्ड हो रहा है कि एक्सीड कर जा रहा है, क्या बोलो ना, ब्लॉक को, पूरा ब्लॉक के वैल्यू को ही एक्सीड कर जा रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देयर विल बी नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। फिर अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन बच रहा है, मतलब डिडक्शन करने लायक, मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा है, डिडक्शन ज्यादा और उतना इनकम नहीं है, तो डेप्रिसिएशन बच रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनलिमिटेड टाइम तक। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक सेकेंड, डन है। अब टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट एग्जाम के पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल गया। इतना नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल से याद रखना है कि इसमें डिडक्शन कितना मिलता है? मैक्सिमम 40%। ठीक है, और डिडक्शन कब मिलेगा? जितना पैसा आप डिपॉजिट करते हो नाबार्ड में 6 महीना के अंदर। ठीक है, और वो ऑडिटेड होना चाहिए सीए द्वारा। डन है कि अच्छी तरह से वो ऑडिटेड होना चाहिए किसके द्वारा बोलिए? सीए के द्वारा। ठीक है, अच्छा कुछ पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज, ये सब जरूरत नहीं है आपको, ये वाला पढ़ लीजिएगा जो भी आपको मैं बताया। याद रखिएगा कि अगर आप इसको विड्रॉ करते हो और उस प्रीवियस ईयर में यूज़ नहीं करते हो तो वो उस प्रीवियस ईयर का क्या मान लिया जाएगा? इनकम माना जाएगा। पैसा जमा किए थे नाबार्ड में, निकाले यूज़ करने के लिए, यूज़ नहीं किए तो इनकम मान लिया जाएगा। और अगर एसेट खरीदे हो तो 8 साल तक एसेट बेचना नहीं है। और ये वाला आप गो थ्रू कर लेना, उतना ज़रूरत नहीं है। रिसर्च एक्सपेंसेस बहुत क्लियर था। साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन बताइए, सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च बोलता है 2 तरह का रिसर्च एक्सपेंसेस होता है, एक होता है इन हाउस और एक होता है बोलो क्या? डोनेशन। बोल रहा है इन हाउस मतलब अपने ही बिजनेस में रिसर्च करवाना, और अपने ही बिजनेस में अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हो तो साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन कितना % मिलता है? 100% मिलता है साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन। अब साइंटिफिक इन हाउस में 2 तरह का खर्चा होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा कितना % बोलिए? 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस का। आपका अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो उसका पूरा का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब प्री कमेंसमेंट, अगर प्री कमेंसमेंट यानी कि आज साइंटिफिक रिसर्च
मतलब आज कमेंस हुआ है बिजनेस, तो इस साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके पिछले 3 साल का भी आपको मिल सकता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो पिछले 3 साल का मिलेगा वो हर तरह के रेवेन्यू एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा, सिर्फ सैलरी जो रिसर्च स्टाफ को दे रहे उसका मिलेगा, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट कर दीजिएगा, और मटेरियल का मिलेगा। डन है क्या? अगर मैं कैपिटल एक्सपेंसेस का बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंसेस करेंट ईयर में आपको 100% डिडक्शंस मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो? 100% डिडक्शन मिलेगा, और प्री कमेंसमेंट भी मिलेगा, लेकिन कितना साल पहले जाना आपको? 3 साल मिलेगा, लेकिन इसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड का नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? इसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड का आपको नहीं मिलेगा। अब देयर इज सर्टेन स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपनी, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, याद रखो बस 100% डिडक्शन मिलेगा, और इसमें टाइम वेस्ट मत करो। पॉइंट्स टू रिमेंबर ये बोलता है कि अगर आप 35 में डिडक्शन ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन में आपको डिडक्शन लेने नहीं देंगे। ठीक है, किसी भी तरह से लैंड का कोई भी तरह का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन उतना ही मिलेगा जितना आपके पास क्या हो रहा है बोलो तो? प्रॉफिट हो रहा है। जितना आपके पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। उसके ज़्यादा अगर हुआ तो उसको अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल बोलते हैं, और वो बाद में क्या हो जाएगा बोलो? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप एसेट लिए थे और उसको आप बेच दिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप एसेट लिए थे और उस एसेट को बेच दिए, तो बेचने का 2 सीन है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किए थे, मान लो बिजनेस वन साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदे थे, डायरेक्ट बेच दिए, यूज कर रहे थे अब बेच दिए, तो लॉ बोलता है कि आप बेच रहे हो प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना जो सेल प्राइस है एसेट का और द कॉस्ट ऑफ एसेट विच वाज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 5 विच एवर इज लेस शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। इन सीधा बात बेटा, लाइफ में सिंप्लिसिटी रखते हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कितना में खरीदे थे? 35 लाख रुपए में। ठीक है, तो उस समय हमको कितना % डिडक्शन मिल गया था? 100%। अगर आप इसको बेच रहे हो, अगर आप इसको क्या कर रहे हो बोलो? बेच रहे हो, समझ आ रहा? आप इसको बेच रहे हो, तो आप अगर उसको बेच रहे हो मान लो 40 लाख में, 40 लाख में इसका डिडक्शन कितना मिला था आपको? इसका डिडक्शन कितना मिला था? 35 लाख। तो जितना में बेच रहे हो और उसमें से अगर डिडक्शन का अमाउंट, जितना में अमाउंट बिचा है, मतलब जितना में अमाउंट एसेट बिक रहा है, अमाउंट बिक रहा है 40 लाख में, तो डिडक्शन कितना लिए थे उस एसेट का? 35 पीजीबीपी, 5 कैपिटल गेन, बात खत्म। डन है? अगर बिक रहा, अगर खरीदे थे 35 लाख में, बेच रहे हो 30 लाख में, तो पूरा का पूरा पीजीबीपी। समझ आ रहा है? मतलब एक्सेस हुआ तो कैपिटल गेन डिडक्शन से, नहीं तो पीजीबीपी। ठीक है, अगर इसको यूज कर रहे हो बिजनेस में फिर बेच रहे हो, बोलने का मतलब है बिजनेस वन साइंटिफिक रिसर्च के लिए था ना, तुम क्या किए? साइंटिफिक रिसर्च में एक एसेट खरीदे थे प्लांट एंड मशीनरी, कितना का? 35 लाख का। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मशीन था, कितना? A+B कितना? 50 लाख का, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज नहीं हो रहा था, अब क्या किए तुम इस 35 लाख वाला को, साइंटिफिक रिसर्च को तुरंत नहीं बेचे, उसको बिजनेस में डाल दिए, नॉर्मल यूज में डाल दिए, साइंटिफिक रिसर्च छोड़ के डाल दिए, तो अब इसका A+B+C कितना रहेगा? 50 लाख। मतलब अगर तुम उसको बेच रहे हो बिजनेस में यूज करने के बाद, तो जब बिजनेस में उसको ऐड कर रहे हो तो उसको नील वैल्यू में ऐड कर दो, ब्लॉक में नील वैल्यू में ऐड कर दो, और जब भी बेचोगे, जितना में भी बेचोगे, तो उसको उससे माइनस कर देना। Am I clear with this? अच्छा, उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि डोनेशन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे बोलो? डोनेशन में ये बहुत सिंपल सा रखते, डोनेशन अगर आप कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के ऑब्जेक्ट के लिए और इन लोगों को पैसा दे रहे हो, तो ही तुम्हारा डिडक्शन, मतलब जो डोनेशन है वो अप्रूव होने से होगा। ठीक है, अच्छा, डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च का 100% अलाउड होगा अगर इन लोगों को दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखिए इन लोगों के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो अप्रूव्ड है उसमें डिडक्शन अलाउड होगा। डन है क्या? अच्छी तरह से कंपनी में भी डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कंपनी जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा हो और रजिस्टर्ड इन इंडिया और उसका मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च हो। स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी मिल जाएगा, बट ये जो इंसान जिसको आप दे रहे हो वो अप्रूव होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छी तरह से ये डोनेशन था। नेक्स्ट आता है टेलीकॉम लाइसेंस। अभी मैंने आपको एकदम क्लियर कट बता दिया कि टेलीकॉम लाइसेंस का डिडक्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू द यूजफुल लाइफ। अब आपने टेलीकॉम लाइसेंस लिया धंधा करने के लिए, जितना पेमेंट आपने दिया है, आपने मान लो पेमेंट दिया है इसका
10 लाख रुपया, और इसका यूजफुल लाइफ कितना है 5 साल, तो ये 10 लाख रुपया का डिवाइडेड बाई 5 पर ईयर कितना करके डिडक्शन मिलेगा 2 लाख। बस इतना याद रखिएगा, बाकी इसके लिए आप मेन क्लास कांटेक्ट करिए जो बताए थे, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब धंधा चालू होने से पहले, इसमें आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, बोलिए तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। समझ आ रहा है? अमाउंट कितना डिडक्शन मिलेगा, अगर आप नॉन कॉर्पोरेट हो तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जब हम यहाँ बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब धंधा स्टार्ट करने से पहले वाला खर्चा, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही हुआ ना बेटा, तो उसका 5% ही आपको डिडक्शन मिलेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल के। और अगर आप एक कंपनी हो तो आपको 5% लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का, इन दोनों में से जो हायर आएगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा डिडक्शन हमेशा मिलेगा कितना इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। उसी तरह से अगर अमलगमेशन मर्ज, मतलब अमलगमेशन मतलब एक साथ करना, डीमर्ज करने में भी बहुत खर्चा हुआ है, खर्चा होता ही है कोई कंपनी का अमलगमेशन करने में, डीमर्जर करने में, तो उसका भी डिडक्शन, जो भी खर्चा हुआ उसका डिडक्शन कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। उसी तरह वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर इंप्लॉय छोड़ के जा रहा है, वॉलंटरी रिटायर कर रहा है, तो एम्प्लॉयर पेमेंट करता है ना कंपेंसेशन, तो उस कंपेंसेशन का भी डिडक्शन कितना स्कीम में मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। एम आई क्लियर विद दिस? ये गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, क्या बोलो, सेक्शन 35 AD, जो डील करता है किससे, स्पेसिफाइड बिजनेसेस से। देखिए ये 14 स्पेसिफाइड बिजनेस याद करना ही मेन खेल है इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या याद करना है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, लेइंग और ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस वाला, होटल 2 स्टार या उसके अबव कैटेगरी वाला, हॉस्पिटल जिसमें कितना बेड हो, बोलो 100 बेड्स हो, या फिर जो डेवलप करता है, बिल्ड करता है घर गवर्नमेंट के स्कीम में, या डेवलप करता है, बिल्ड करता है अफोर्डेबल स्कीम में, प्रोडक्शन करना फर्टिलाइजर, इंडियन कंटेनर डेपो हटा दो, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन बिछाता, ठीक है, सेमीकंडक्टर वो वाला वेफर बनाता, और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर, ब्रिज रोड वो बनाता है ना, उसका धंधा है। तो ऐसे लोगों को ये स्पेसिफाइड बिजनेस, इसमें आपको डिडक्शन कितना परसेंट मिलेगा, 100% एक बार में, ठीक है, याद रहेगा एक बार में। लेकिन हाँ, इसका कोई भी पेमेंट 10,000 के ऊपर अगर कैश में हुआ तो डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा, और ये सारा खर्चा को आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कहाँ पे बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मान लो स्पेसिफाइड बिजनेस में हम एक धंधा, कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे, डिडक्शन ले रहे, और पता है अगर उसमें कोई भी सम हमको मिल रहा है उस स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को, स्पेसिफाइड बिजनेस के कैपिटल एसेट को बेचने पे, हमें कैपिटल एसेट खरीदे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, 100% डिडक्शन इज अलाउड। बाद में वही कैपिटल एसेट क्या कर दे रहे, बेच रहे, तो वो डीम्ड टू बी इनकम माना जाएगा पूरा का पूरा पीजीबीपी में। साइंटिफिक रिसर्च में क्या था, ज्यादा में बेचे तो ज्यादा वाला कैपिटल गेन, जितना डिडक्शन था पीजीबीपी में। यहाँ पे तुम जितना में भी बेचो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, बोलो ना, पीजीबीपी इनकम, ठीक है ना। बस यही वो लिखा, पढ़ लेना, डन है क्या। नेक्स्ट, पागल कर दिया। तो 36 में बेसिकली 36 क्या होता है बोल तो, अदर डिडक्शन। अदर डिडक्शंस का मतलब क्या होता है बोलो, वो डिडक्शंस जो नॉर्मल इंप्लॉयर करता है इंप्लॉय के लिए और उसको उसका डिडक्शन मिलता है। जैसे कि अगर इंप्लॉयर को इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, किस लिए बोलो, स्टॉक इन ट्रेड के लॉस के लिए इंश्योरेंस करवाया और उसका प्रीमियम देता है, तो उस प्रीमियम का उसको डिडक्शन मिलेगा। उसी तरह से अगर वो इंश्योरेंस प्रीमियम देता है कैटल के जिंदगी के लिए, होता है ना, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपना गाय बछड़ा इन लोगों का जीवन का भी स्टॉक इन ट्रेड इंश्योरेंस करवाता है, तो उसका डिडक्शन उसको मिलेगा। इंश्योरेंस वो करवा रहा है एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए, तो उसका भी डिडक्शन उसको मिलेगा। अच्छा, एम्प्लॉय को तुम बोनस और कमीशन दोगे तो डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट पे करते हो कैपिटल बोरोड पे, लोन लिए हो, इंटरेस्ट दे रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा। कोई भी तरह से जीरो कूपन बॉन्ड पे, जीरो कूपन बॉन्ड एक तरह का डिबेंचर होता है जिसपे 0% इंटरेस्ट होता है, अगर वो डिबेंचर को तुम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो जो डिस्काउंट अमाउंट है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। ग्रेचुइटी फंड में जो पैसा डालोगे डिडक्शन मिलेगा। सुपर एनुएशन में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालोगे उसका डिडक्शन मिलेगा। 7 नंबर क्या बोलता है, वो बोलता है कि इंप्लॉयर जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, इंप्लॉयर जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है कहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसका डिडक्शन तो उसको मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट करना पड़ेगा ड्यू डेट से, रिटर्न से पहले। लेकिन पता है इंप्लॉय क्या बोलता है, इंप्लॉय बोलता है कि इंप्लॉयर तुम मेरे इंप्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना है ना,
तो इम्प्लॉय बोलता है एम्प्लॉयर तुम सुन ना, तुम मेरे को पैसा मत दे, तुम मेरा पैसा काट ले अपने पास रख, उसी को तुम क्या कर देना, जमा कर देना। इम्प्लॉय नहीं जमा करता, इम्प्लॉय बोलते हैं एम्प्लॉयर को मेरा पैसा काट ले, रख ले अपने पास और बाद में जमा कर देना। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो उस समय जब इम्प्लॉयर इम्प्लॉय का पैसा काटता है तो इम्प्लॉयर के लिए वो क्या माना जाता है, इनकम। कब तक इनकम माना जाएगा, जब तक वो जमा ना कर दे। जैसे ही वो जमा कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, खर्चा, और उसको उसका डिडक्शन दे देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एनिमल, अगर देखो एनिमल लाइफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, तो जब उसको खरीदते तो डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जब वो यूजलेस हो जाता है, जब वो क्या हो जाता है बोलो, यूजलेस हो जाता है, तो उस समय उसको डिडक्शन दे देता है। डन है क्या? नेक्स्ट क्या आता बोलो ना, बैड डेट। नेक्स्ट क्या आता बोलो, बैड डेट। बैड डेट मतलब जानते हो, बैड डेट मतलब प्रोविजन है। बैड डेट मतलब जिसका जो क्रेडिटर है वो पैसा नहीं देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैड डेट का डिडक्शन आपको कब मिलेगा? नंबर 1, सबसे पहले वो आपका इनकम माना गया था। सपोज करो मेरा तो इससे पैसा निकलता है 50 लाख, तो हम 50 लाख, जैसे हम इसको माल बेचे 50 लाख का, हम इसको सेल में दिखाए 50 लाख, बाद में ये सरप्राइज दी, नहीं देंगे, भाड़ में जाइए। तो पहले तो इनकम था ना, बाद में उसको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। डन है क्या? अच्छा, रिकवरी अगर हुआ बैड डेट का, तो जिस साल रिकवरी हुआ उस साल वो क्या मान लिया जाएगा बोलो, बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। हाँ, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये जो जागो ग्राहक जागो जनसंख्या लेके नौटंकी चलता है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये पता है, याद रखना, कंपनी खर्च लेता है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कौन करवाता है, कंपनी करवाता है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 बहुत सिंपल सा बात बोलता है, अगर आप 30 से 36 में कवर नहीं है और आपका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं है, तो आप आना मेरे पास, मैं आपको डिडक्शन दूंगा अंडर सेक्शन 37। भाई इसका लिस्ट लिखा है, लिस्ट पूरा सेक्शन 37 का लिस्ट, हम पढ़ा नहीं रहे, उससे पढ़ लेना। लेकिन याद रखना, कोई भी तरह का ऑफेंसेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा जो CSR पे आप कर रहे, जो आप किस पे कर रहे हो बोलो, CSR पे कर रहे हो, या फिर उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से कोई रिलेशन है तो उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। या डिडक्शन डिसअलाउ बोलेंगे, डांटेंगे उसको। डिडक्शन क्या बोलो, डिसअलाउड। डिडक्शन क्या बोलो, डिसअलाउड। डिडक्शन नहीं मिलेगा तुमको कोई भी पेमेंट का जिसमें सैलरी इंक्लूड नहीं है। अगर वो पेमेंट तुम आउटसाइड इंडिया कर रहे हो या नॉन रेसिडेंट कर रहे हो, बहुत इजी है, डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई भी पेमेंट का अदर देन सैलरी। अगर वो पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट को, जिसका TDS कट करना चाहिए था बट तुम उस पेमेंट का TDS कट नहीं किया है, या फिर TDS कट किया है बट उसको जमा नहीं किया है, तो तुमको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बस खत्म। यहां पे बात करता है 40AI कि डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर कोई भी सम इंक्लूडिंग सैलरी, कोई भी पेमेंट किसको दे रहे हो, रेसिडेंट को, जिसका TDS कट करना चाहिए था बट TDS कट नहीं किए हो, महानीच हो, और अगर किए हो जमा नहीं किए हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना परसेंट का, 30% का, सम का 30%। 100 रुपया का खर्चा किए हो तो 30 रुपया का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा 100 का 100 रुपया का नहीं मिलता। डन है क्या? यहाँ पे सिर्फ 30% का नहीं मिलेगा। डन है, डन है, डन है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलता है कि अगर सैलरी का, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, सैलरी का, सैलरी जिस बाहर दे रहे हो या नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो, जिसका TDS कट करना चाहिए था बट कट नहीं किया हो, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं ए, काम का है ना रिविजन। अंडर सेक्शन 40A क्या बोलता है, कोई भी टैक्स इनकम नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई भी प्रोविजन अगर बना रहे हो टैक्स से रिलेटेड तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डन है। अच्छा, इंटरेस्ट अगर इनकम टैक्स रिलेटेड तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर कोई और टैक्स रिलेटेड तो डिडक्शन मिलेगा। डन है। फिर आता है 40A2, बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि अपने स्पेसिफाइड पर्सन को अगर कोई पेमेंट दे रहे हो एक्चुअल प्राइस से ज्यादा, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, ये फोन हम सलोनी से खरीदेंगे 20,000 में, ठीक है, लेकिन मार्केट में इसका दाम 2,000 है, तो हम 18,000 क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे, तो 18,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डन है। नेक्स्ट, कैश पेमेंट बहुत सिंपल है, 10,000 के ऊपर अगर पेमेंट किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा कैश में। याद रखिएगा, एग्रीकल्चरर यानी कि फार्मर, किसका बात कर रहे हैं, फार्मर को आप कोई भी अमाउंट का पेमेंट करेंगे कैश में, उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपका काम प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स का है तो 35,000 का लिमिट है कैश पेमेंट का, मालगाड़ी वगैरह ये सब का काम है आपका।
ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये पागल लोग की तरह पढ़ने का जरूरत नहीं है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, ये वाला आ जाइए, ग्रेचुइटी का डिडक्शन अप्रूव, मतलब ग्रेचुइटी में पैसा डालते हो तो डिडक्शन मिलता है, लेकिन ग्रेचुइटी पे प्रोविजन बनाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर नॉन स्टैट्यूटरी फंड में पैसा जमा करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, 43B क्या बोलता है कि कुछ ट्रांजैक्शन है उसका डिडक्शन तभी देंगे अगर उसका पेमेंट एक्चुअल में हुआ रहेगा। जैसे बोनस एम्प्लॉयर पे करेगा तब बोनस का उसको डिडक्शन मिलेगा। तो क्या क्या डिडक्शन है, कोई टैक्स ड्यूटी सेस, कोई भी टैक्स या डिडक्शन तभी देंगे अगर तुम पेमेंट उसका किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से लिए हो या NBFC से लिए हो, पहले पे करो तो डिडक्शन लो, डन है। लीव इनकैशमेंट का डिडक्शन मिलेगा लेकिन पहले पे करो तो लो, ठीक है। बोनस और कमीशन पे करो तो लो, डन है। कंट्रीब्यूशन पे करो तो लो, ठीक है। और कोई भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव पे दे रहे हो तो पे करो तो लो डिडक्शन। एम आई क्लियर विद दिस। फिर हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम पढ़े थे 44AD में। प्रिजम्पटिव इनकम जो है ये बेसिकली किसके लिए एलिजिबल ACC कौन है, एक इंडिविजुअल, अनडिवाइडेड फैमिली और अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन इसमें LLP कवर्ड नहीं है। ये प्रिजम्पटिव इनकम डील करता है किसके, बिजनेस से रिलेटेड। याद रखिएगा प्रिजम्पटिव इनकम में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी तरह का माइनस बिजनेस इनकम, माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस, ये सब का कोई चोचलाबाजी नहीं करना है। एकदम सिंपल सा बात है, आपका जो टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट आ रहा है उसका 8% इनकम माना जाएगा। अगर सारा पेमेंट कैश में करते हो, क्यूट हो, पूरा कैश पेमेंट करते हो तो 6% ही क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। बाकी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA। 44ADA ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि प्रिजम्पटिव इनकम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का क्या माना जाएगा, 50% ग्रॉस रिसीव, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव, बस खत्म। अच्छा, गुड कैरेज वेरेज का तो बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने पढ़ाया था, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एग्जैक्टली प्रिजम्पटिव इनकम देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो। गुड कैरेज व्हीकल मतलब माल गाड़ी, जिसका माल गुड्स को कैरी करने वाला जो गाड़ी वाड़ी है। अगर हेवी गुड्स है, अच्छा हेवी गुड्स कब होगा, जब उसका वेट एक्सीड करता है 12 टन से ज्यादा। अगर उसका 12 टन से ज्यादा एक्सीड करता है तो आपको उसका प्रिजम्पटिव इनकम कितना निकालना है, जितना हेवी गुड्स है उसको 1000 को पर टन से इंटू कर दो। जैसे कि 1000 इंटू पर टन, मान लो मेरा 14 टन का गाड़ी है तो 14, मेरा 3 टू हेवी गुड्स है तो इंटू 3, ये हुआ मंथली। और आपको कितना मंथ का निकालना है, 12, तो ये आ जाएगा आपका प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ द ईयर, ठीक है। और अगर अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल यानी कि लाइट है तो कुछ नहीं सोचना है, 7500 ही एवरी मंथ का है। 7500 क्या बोलो, एवरी मंथ का है। उसको इंटू कर देना जितना तुम्हारे पास व्हीकल है, ठीक है। जैसे 1 ठो है तो 1 ठो, 2 ठो है तो 2 ठो, डन है। ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम उसका। अच्छा, ये वाला बहुत सिंपल है, पढ़ लेना। कब प्रिस्क्राइब बुक, कब एडिशनल बुक, और टैक्स ऑडिट का लिमिट याद रखना, ठीक है। टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या है, 1 करोड़ है, और ये सब है, ठीक है।